हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम थोड़ा सा एक फास्ट रिवीजन करेंगे अब तक के वीडियो में जो हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट चैप्टर में ही देखते हैं, उसके फर्स्ट पेज पे ही एक फ्रेडरिक सोरियो द्वारा एक विजुअलाइजिंग ड्रीम को प्रिंट किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी रहती हैं, जिनके ऊपर वाले हाथ में एक लैंप रहता है जो न्यू एरा को रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाले हाथ में एक चार्टर रहता है जो मानवाधिकार को उस पर लिखा रहता है। तो उसमें हम देखते हैं कि फ्रेडरिक सोरियो ने एक नेशन स्टेट की कल्पना की है। वो उन्होंने उसको विजुअलाइजेशन किया था, वो रियलिटी नहीं था। उन्होंने उसमें बताया कि कैसे लोग मतलब अब लड़ रहे हैं कि हम अब मोनार्की को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे, और फिर जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। और फिर आगे फोरग्राउंड में हम देख रहे हैं कि कैसे लोग जो भी मोनार्की जो यूज किया करते थे उनके सामानों को तोड़ते फोड़ते जा रहे हैं। मीन सब लोग भी सोच रहे हैं कि हमें अब मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए। तो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस 1789। फाइनली फ्रांस में, यूरोप के फ्रांस में ही पहली बार एक जो नेशन कंट्री बनी थी वही बनी थी। तो 1789 में हम देखते हैं कि जो फ्रांस में मोनार्की का शासन रहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं कौन? कॉमन सिटीजन्स। और फ्रांस में फाइनली कॉमन सिटीजन्स रहने लगते हैं। मीन्स अब मोनार्की का शासन वहाँ से हट चुका है। लुईस 16 जो था वो हट गया है। अब जो लोग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, और फाइनली जो पावर ट्रांसफर हो जाता है वो मोनार्की टू कॉमन सिटीजन। मीन्स अब जो भी पावर है वो कॉमन सिटीजन के हाथ में आ जाता है। इसके लिए उन्होंने न्यू फ्लैग और नेशनल एंथम कंपोज करते हैं, और टेकन शपथ भी लेते हैं, और फ्रेंच लैंग्वेज होता है उसको प्रमोट करते हैं। क्या होता है कि फ्रांस में जो अलग अलग रीजन था वहाँ पे हर एक जगह पे उनका एक अलग रीजनल डायलेक्ट था, उसको हटाकर मतलब एक फीलिंग लाने के लिए कि अब हम आज़ाद नेशन में हैं और हम फ्रांस में हैं, तो हम फ्रेंच लैंग्वेज को ही मतलब उन लोग चाहते थे कि सभी लोग फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलें, और फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज भी बोलते थे वो। फिर क्या होता है 1799 में उनको नज़र लग जाती है। किसकी नज़र लगती है? नेपोलियन की नज़र लग जाती है। और फाइनली जो अच्छी तरीके से, जितनी भी अच्छी तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी फॉर्म की गई थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कौन कर देता है? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सिविल कोड भी लाया जिसे 1804 के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। उसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। और उसमें क्या क्या किया? सिक्योर द राइट प्रॉपर्टी। पहले क्या था कि फ्रांस में 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो जितने भी प्रिविलेजेस थे या जो भी कुछ मिलता था वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को ही मिल जाता था। और जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे वो बहुत ही परेशान रहते थे, जिसमें पीजेंट्स थे, सम लेबर्स थे, तो बहुत ही परेशान रहते थे। तो इन सबको ख़त्म किया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और फाइनली क्या? सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और जिसकी प्रॉपर्टी है उसी के पास प्रॉपर्टी रहेगी, कोई अपर क्लास वाला उसे लेगा नहीं। और क्या होता है कि जब इतना अच्छा अच्छा काम करने लगता है, बहुत ही अच्छा काम करता है नेपोलियन इनफैक्ट, क्योंकि लोग खुश रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर इसने डेमोक्रेसी ख़त्म कर दिया तो कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा कर रहा है। पर धीरे धीरे जो उसकी ग्रीड होती है, जो लालच होती है, वो बढ़ने लगती है। वो क्या होता है कि मतलब वो चाहता है कि फ्रांस को और एक्सपेंडेशन करें, मीन्स उसकी जो टेरिटरीज है उसको और बढ़ाना चाहता है। वो पूरे यूरोप पर कॉन्कर करना चाहता था नेपोलियन। तो इसके लिए वो क्या करता है कि अब फ्रांस में जितने भी लोग थे उसको वो ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कर दिया था। पर अब उसको और बड़ा करना है, मीन्स पूरे यूरोप को कॉन्कर करना है, तो उससे आर्मी की आवश्यकता और ज़्यादा पड़ेगी। तो वो ज़बरदस्ती जो भी टेरिटरीज पे मतलब जीतता था, जिसको भी अपने में इंक्लूड करता था, वहाँ पे जो भी थे उनको ज़बरदस्ती बोलता था कि आप लोग आर्मी में भर्ती हो जाओ, जिससे वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए थे। और दूसरा क्या उसका ड्रॉबैक था कि जो भी उसने पॉलिटिकल फ्रीडम दे रखे थे फ्रांस के लोगों को जीती हुई टेरिटरीज में, तो उसको धीरे धीरे वो ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो जो लोग उसको मसीहा मानते थे, अब उससे वो लोग मतलब गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब ये क्या कर रहा है, लोग उससे गुस्सा हो जाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जिस समय नेपोलियन अभी रूल करता है उस समय किसी का भी हिम्मत नहीं होता है फ्रांस में एंट्री करने का। तो 18 सेंचुरी
वॉज नो नेशन स्टेट। 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट नहीं रहता है, वहाँ पे दो तरीके के लोग रहते थे। कौन? द एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसको समझाते हैं अभी। द एरिस्टोक्रेसी कौन थे? मीन्स ये एक रईस थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, धन दौलत था, उनको एरिस्टोक्रेसी पर्सन कहा करते थे। ये क्या करते थे कि आपस में ही मतलब एक झुंड बना कर रहा करते थे और आपस में ही शादी विवाह करके रहते थे, और ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इनका ये मानना था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो एक मतलब एक बहुत ही इसको बोलने से हमारा मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा, इनका ऐसा मानना था। तो फिर दूसरे थे पीजेंट्स। जो पीजेंट्स थे वो क्या थे कि इन्हीं के ज़मीन में काम किया करते थे, क्योंकि और ज़मीन इनकी थी नहीं, थी पीजेंट्स की, पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर पीजेंट्स दे नहीं पाते थे, तो इनकी ज़मीन एरिस्टोक्रेसी ले लेते थे। फिर इन्हीं दोनों के बीच में थे न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास तब जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो वहाँ पे न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ। जैसे कि इसमें कुछ एजुकेटेड पर्सन थे, लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, जिन्होंने देखा कि जो एरिस्टोक्रेसी हैं इनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहा है, जो भी ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब लाभ उठा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो मिडिल क्लास ही अपोज करना शुरू करते हैं। हालांकि वहाँ पे पीजेंट्स भी थे, पर पिजेंट्स कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है वो क्या ही बोलेगा। तो पिजेंट्स कुछ नहीं बोल रहे थे, और जो भी बोल रहे थे न्यू मिडिल क्लास ही बोल रहे थे, क्योंकि पिजेंट्स की बात कोई सुनता भी नहीं। तो न्यू मिडिल क्लास ने मतलब आवाज़ उठानी शुरू की, जो भी इन लोगों को मिला था उसको अपोज करना शुरू किया, और एक आइडियोलॉजी लाया जिसको लिबरलिज्म कहते हैं। जहाँ पे भी ISM इज़म लग जाता है, जैसे नेशनलिज्म, तो नेशन के साथ क्या क्या उसका आइडिया था, क्या क्या उसकी आइडियोलॉजी थी, उसको ऐड करके इज़म लगता है। तो अगर ISM लग रहा है तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके साथ उसका आइडिया भी इंक्लूड है। फिर क्या होता है फाइनली 1815 में न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 में क्या होता है कि एक कंजर्वेटिव्स लोग आते हैं। 1815 में ही क्यों आते हैं? क्योंकि 1815 के पहले नेपोलियन वहाँ पे रूल कर रहा था, और 1815 में जो यूरोपियन पावर रहते हैं, जैसे प्रब, शॉर्ट फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था, प्रब, P फॉर प्रुशिया, और R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया एंड B फॉर ब्रिटेन। तो ये 4 यूरोपियन पावर रहते हैं जो मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में फाइट करके हरा देते हैं, और फाइनली फिर से रीस्टोर कर देते हैं मोनार्की को फ्रांस में। मतलब जैसे तैसे इन फ्रांस वालों ने डेमोक्रेसी लाया, इसको डिस्ट्रॉय किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कुछ सिविल कोड 1804 कुछ अच्छा काम किया था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको? कौन किया? कंजर्वेटिव पीपल ने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसने जो कंजर्वेटिव पीपल थे वो अडॉप्टेड किए सेंसरशिप को भी, क्योंकि कंजर्वेटिव्स को ये डर था। कंजर्वेटिव्स कौन थे? मतलब जिनकी सोच बहुत पुरानी थी, रूढ़िवादी सोच थी, वो थे कंजर्वेटिव पीपल। ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते थे, ये मोनार्की शासन को चाहते थे। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव्स थे, मीन्स इसमें फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के लोग आते थे, तो इनको क्या ही प्रॉब्लम था राजा से? प्रॉब्लम तो पीजेंट्स को था, न्यू मिडिल क्लास पीपल को था। तो जिसको प्रॉब्लम होगा वही आवाज़ उठाएगा। तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो मोनार्की से बहुत हैप्पी थे, तो वो सेंसरशिप लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम सेंसरशिप नहीं लगाएंगे, सेंसरशिप क्या होता है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा नहीं, लिखेगा नहीं, न्यूज़ में भी नहीं बोलेगा, कहीं पे भी मतलब कुछ बात भी नहीं कर सकता। तो सेंसरशिप लगाने का यही था कि कहीं फिर से कोई नेपोलियन जैसा ना आ जाए और इन लोगों का जो मोनार्की है उसको पूरी तरीके से फिर से डिस्ट्रॉय कर दे, तो इसीलिए इन्होंने सेंसरशिप लगा दिया। फिर ट्रीटी ऑफ वेइना 1815, जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को इन लोग हरा देते हैं, वैसे एक ये ट्रीटी ऑफ वेइना साइन करते हैं, जिसको प्रुशिया के चांसलर होस्टेड करते हैं, जिनका नाम रहता है ड्यूक मेटरनिक। तो ट्रीटी ऑफ वेइना में फाइनली होता क्या है कि मतलब जो भी नेपोलियन ने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए जीता था, उसको ये आपस में प्रब कंट्री बांट लेते हैं, यूरोपियन पावर आपस में बांट लेते हैं। और इसमें कुछ उन लोग मतलब कहते भी हैं कि जैसे अब जो कंजर्वेटिव हैं अब वही लीड करेंगे, अब इनके खिलाफ कोई अगर कुछ बोलेगा भी तो वो उसको इस देश से एग्जाइल कर देंगे, देश में रहने नहीं देंगे, या फिर उन्हें वो मरवा देंगे। तो इसके बाद देखते हैं फाइनली न्यू टॉपिक है
द रिवोल्यूशनरीज 1815। अब कुछ रिवोल्यूशनरीज आते हैं, जैसे कि जब कंजर्वेटिव्स लीड करने लगते हैं, मीन्स जब आ जाते हैं नेशन में, तो जो भी लिबरल्स पीपल थे जो नेशनलिज्म को चाहते थे, वो क्या करते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो डरते हैं कि अब तो फाइनली जो कंजर्वेटिव है वही आ चुके हैं, तो अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें एग्जाइल कर देंगे या फिर मतलब मरवा देते थे। तो इसी कारण वो अंडरग्राउंड हो गए थे। अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं कि वो ज़मीन के नीचे चले गए थे, नहीं। अंडरग्राउंड का मतलब वो कि अब वो सीक्रेट तरीके से मिल रहे थे, सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म कर रहे थे, चोरी छुप के मिल रहे थे, बात कर रहे थे, क्योंकि उनका हिम्मत नहीं था कि वो सबके सामने कुछ कह सकें, क्योंकि फाइनली जो फ्रांस था उस पर अब कंजर्वेटिव्स लोग आ चुके थे। तो एक जन थे जिनका नाम था गुस्सीपी मैजनी। जो गुस्सीपी मैजनी थे, ये बहुत अच्छे थे, मतलब इन अच्छे का मतलब ये है कि इनका पूरे अंत तक हाथ रहा रिवोल्यूशन लाने के लिए, मीन्स एक कंट्री को नेशन कंट्री बनाने के लिए। ये इटालियन थे, बर्न इन जेनेवा 1807 और सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फ्रॉम अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लिगेरिया। और 1831 में लिगेरिया में रिवोल्यूशन अटेम्प्ट करने के खिलाफ, मतलब अटेम्प्ट करते हैं, इसीलिए इनको देश से निकाल दिया जाता है कि ऐसा ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कंजर्वेटिज्म थे, कंजर्वेटिव्स लोग थे। फिर इटालियन रिवोल्यूशनरीज, और यह एक इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, और इनकी एक सीक्रेट सोसाइटी भी थी जिसका नाम था कार्बोनरी, द फाउंडर ऑफ 2 सीक्रेट सोसाइटी। इसके बाद भी ये 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किए थे, जिसका नाम था यंग इटली इन मर्सलिस, जो कि फ्रांस में है, और यंग यूरोप इन बर्ने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके बारे में अभी ध्यान नहीं देना है, बस मैंने ऐसे बता दिया आप लोगों को। फिर पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी ये इम्पॉर्टेंट है। फिर है जो मैंने बताया था कि जो प्रुसिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, इनको बकबक करने की बहुत आदत थी, बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो ये जो हैं ये बहुत बार बोले हैं फाइनली। तो मेटरनिक ने गुस्सीपी मैजनी के लिए कहा था कि द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन है। कौन? गुस्सीपी मैजनी। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि मेटरनिक भी एक कंजर्वेटिव थिंक के थे, मतलब कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते थे। और जो गुस्सीपी मैजनी थे ये एक रिवोल्यूशनरीज थे, ये चाहते थे कि जो हमारा नेशन है वो सॉरी जो कंट्री है वो एक नेशन स्टेट बने, मीन्स सभी के लिए लॉ जो है बराबर रहे। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।